हे गाइस, वेलकम टू द टुडेज वीडियो। सो आज का टॉपिक है हिप ट्यूबरकुलोसिस। आज हम बात करेंगे अबाउट द हिप ट्यूबरकुलोसिस, द बेसिक आइडिया अबाउट द टीबी एंड द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर ली है अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस एंड द पैथोफिजियोलॉजी वर्किंग बिहाइंड इट एंड अबाउट द स्पाइनल टीबी। सो आज हम बात करेंगे सेकेंड मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल टीबी की, दैट इज हिप ट्यूबरकुलोसिस। So firstly I'll be talking about the basic idea of tuberculosis. So हम देखें अगर तो tuberculosis is the most commonly observed in case of lungs. मतलब कि pulmonary tuberculosis is very common out of all types of TB, and after that जो common TBs observe होते हैं that are musculoskeletal TB, the TB of skin, CNS and in reproductive system. तो इन सारे सिस्टम्स में टीबी ऑब्जर्व होता है एंड इट इज रेयरली फाउंड इन केस ऑफ लिवर, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल टीबी इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट टीबी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टीबी का प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है। सो अगर हम बात करें प्राइमरी इन्फेक्शन की, तो हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन है इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि हाउ द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विच इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अभी हमने बात की कि लंग टीबी जो है वो सबसे कॉमन है, और वो ऐसा क्यों होता है क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टीबी। तो अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, इट विल गो इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ट्रेकिया से होते हुए इट विल गो इनटू लंग्स। ठीक है, एंड विच इज कॉल्ड एज मोस्ट कॉमन टीबी। सो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन की, तो लंग्स में जाके जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इट एक्टिवेट्स द डिफेंस मैकेनिज्म, मैक्रोफेजेस को वो इन्फेक्ट करता है एंड हेंस फॉर्मिंग द घोन फोकस। घोन फोकस जो है it is the collection of macrophages which are infected and the dead tissue cells formed due to the cessation necrosis. ठीक है, so these are the things which are important and of prime focus in the primary TB. तो ये जो घोन फोकस होता है इसके अंदर कई सेल्स होते हैं that remains active. अब जो ये एक्टिव सेल्स हैं ये या तो डोमेंट स्टेज में जाते हैं या फिर प्रोग्रेस करते हैं प्राइमरी टीबी को। ठीक है, अगर ये प्रोग्रेस कर रहे हैं तो मतलब जो इन्फेक्शन ऑलरेडी चल रहा है उसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अगर ये डोमेंट स्टेज में जाता है इसका मतलब ये जो सेल्स हैं दे विल बिकम एक्टिव व्हेन द पेशेंट इज इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। मतलब कोई भी अगर पेशेंट है वो अगर टीबी उसको हुआ उसके बाद वो ठीक हो जाता है एंड फर्दर स्टेजेस में उसको जाके कोई एक बीमारी होती है विच विल कॉज डिक्रीज इन इम्यूनिटी, तो दिस कैन रिजल्ट इन रीएक्टिवेशन ऑफ दीज सेल्स जो कि डोमेंट स्टेजेस में गए थे एंड हेंस कॉजिंग सेकेंडरी टीबी. So this was the basic idea about the pathophysiology and primary and the secondary TB. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो you can watch the video and I will provide the link in the description below. So now moving further, अगर हम बात करें musculoskeletal TB की, तो हमें नाम से पता पड़ रहा है it is the infection of Mycobacterium tuberculosis in the musculoskeletal system. ठीक है, तो अब ये जो TB है it comprises of 1 to 3% ऑफ द टोटल टीबी केसेस। ठीक है, जिसमें से 1/4 ऑफ द केसेस आर ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने मस्कुलोस्केलेटल केसेस थे उसमें से 1/4 ऑफ द केसेस आर फ्रॉम इंडिया। सो हम देख सकते हैं कि इंडिया में मस्कुलोस्केलेटल टीबी इज वेरी कॉमन। एंड द हिप टीबी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, it accounts for about 15 to 20% of the total musculoskeletal cases. ठीक है, so hip TB is the second most common type of musculoskeletal TB after spinal tuberculosis. So this was all about the basic intro of this video. Now moving on to the types of musculoskeletal, about the types of musculoskeletal TB, तो जो
फर्स्ट है, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल द टीबीज, दैट इज ट्यूबरकुलर स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये हम सबको पता है, ट्यूबरकुलर स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स स्पाइनल टीबी, ठीक है। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो इफ यू वांट टू स्टडी इट इन डिटेल यू कैन रेफर द वीडियो एंड आई विल गिव यू अ बेसिक आइडिया अबाउट इट। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन 2 और मोर वर्टिब्रेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल 2 या फिर 2 से ज़्यादा, होल ऑफ द स्पाइन कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दिस एंड इट ऑल्सो results in formation of abscess in the paraspinal areas, मतलब स्पाइन के जस्ट adjacent areas में abscess formation is also observed and the route of transmission is as usual arterial or venous transmission, ठीक है। तो tubercular spondylitis is the most common of all the musculoskeletal TB, so you can study it in detail. And the second most common is the tubercular arthritis, ठीक है। ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस की हम आज बात करेंगे जिसमें कि हिप ट्यूबरकुलोसिस इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये हाउ डज इट स्प्रेड, तो इसका स्प्रेड स्टार्ट होता है हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन से, ठीक है। हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ अ इन्फेक्शन थ्रू ब्लड। अब अगर हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन है तो इट रीचेस द जॉइंट थ्रू इट्स वैस्कुलर सप्लाई, ठीक है। जॉइंट का जो वैस्कुलर सप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हिप द फेमोरल आर्टरी इज द मेन कल्प्रेट कॉजिंग द हिप ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो अगर जॉइंट का जो वैस्कुलर सप्लाई है उसमें इन्फेक्शन आ जाता है थ्रू हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन, इट रिजल्ट्स इन इन्फेक्शन इन दी साइनोवियम। अब अगर साइनोवियम है वो सबसे पहले इन्फेक्ट होता है इन केस ऑफ जॉइंट, सो दिस रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन causing the congestion. Congestion कैसे होगा? It is due to the formation of the cold abscess या फिर granulation tissue, जो कि हमने बात की थी घोन फोकस में होता है, ठीक है। Congestion is due to the dead tissues, granulation tissues, proliferation of the infected bacteria या फिर macrophages. This all results in the formation of congestion, ठीक है। अब अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन में congestion है, so this results in the infection in the subchondral bone. Subchondral bone क्या होती है? The bone just beneath the cartilage. For example, ये एक joint है, ठीक है। तो अगर हम देखें subchondral bone क्या होती है, so this will be the subchondral bone because हमें पता है कि articular cartilage lines the joint cavity. So this, अगर ये articular cartilage है, so this is the subchondral bone, ठीक है। So this gets infected and इसका क्या स्टार्ट होता है? नेक्रोसिस। So the necrosis of the subchondral bone begins after the congestion of the synovial membrane in case of tubercular arthritis. So एक बार इसका नेक्रोसिस हो गया तो what it causes is sequestra. अब sequestra क्या होता है? It is the dead bone जो कि सेपरेट हो चुकी है अपनी ओरिजिनल बोन से। सीक्वेस्ट्रा मीन्स द पार्ट ऑफ द डेड बोन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल बोन विच इज नॉट नेक्रोटाइज्ड। तो सीक्वेस्ट्रा इज फॉर्म्ड एंड द सेकेंड थिंग इज द किसिंग लीजन। किसिंग लीजन क्या होता है? इट इज द लीजन जस्ट एडजेसेंट टू द जॉइंट्स। अगर ये जॉइंट्स है तो यहाँ पर कोई लीजन यहाँ, यहाँ एंड हाँ, ये चारों जगह पर अगर कोई लीजन होता है तो दिस इज कॉल्ड एज किसिंग लीजन। सो इसका नाम किसिंग लीजन इसलिए है बिकॉज दे आर जस्ट एडजेसेंट, वो जॉइंट के चिपके हुए होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज किसिंग लीजन। सो दीज आर द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस, भले ही वो कोई सा भी जॉइंट का हो, वेदर इट विल बी हिप और नी, एंड इट मेनली अकर्स इन वेट बियरिंग जॉइंट्स, ठीक है। वेट बियरिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं? हमारे हिप एंड नी। सो जो थर्ड टाइप का ट्यूबरकुलोसिस है दैट इज कॉल्ड एज पॉन्सेट डिजीज, ठीक है। पॉन्सेट डिजीज क्या होती है? इट इज द ट्यूबरकुलोसिस which directly infects the joint spaces. It directly infects the joint spaces. जो दूसरे टाइप के टीबी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमिलाइटिस, ये हमें नाम से पता है
osteomyelitis means the bony infection due to the bacterial or fungal invasion. तो अगर ट्यूबरक्युलर ऑस्टियोमाइलाइटिस है मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन जो है अगर वो कॉज करता है ऑस्टियोमाइलाइटिस या फिर वो डैमेज करता है बोन के शाफ्ट को, पेरिओस्टियम, द मेडुलरी कैविटी, ठीक है, मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन एंड द टेनोसाइनोवियम, अगर ये सारे स्ट्रक्चर्स आर गेटिंग इफेक्टेड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइस देन इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमाइलाइटिस टीबी. अगर हम इसकी बात करते हैं तो फर्स्टली द शाफ्ट, पेरिओस्टियम, मेडुलरी कैविटी एंड टेनोसाइनोवियम इज अफेक्टेड. टेनोसाइनोवियम इज द कवरिंग ऑफ द टेंडन. उसके बाद जाके ये अफेक्ट करते हैं जॉइंट को. बट अगर हम पॉन्सेट डिजीज की बात करें तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द जॉइंट स्पेसेस. और अभी हमने ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस की बात की तो उसमें क्या होता है, देयर इज अ डैमेज टू आर्टिकुलर कार्टिलेज एज वेल एज द जॉइंट्स. ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के डैमेज की वजह से जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं उनका डैमेज होता है, दैट रिजल्ट्स इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. पर अगर हम पॉन्सेट डिजीज में देखें तो अगर ये हमारा जॉइंट है तो दिस स्पेस इज गेटिंग ऑक्यूपाइड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई. मतलब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो भी वैसा ही है इनिशियली, है ना, और हमारी जॉइंट सर्फेसेस भी वही है, सेम है, सही है. पर जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है या फिर जो हमारा जॉइंट स्पेस है दैट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलस. ठीक है, थ्रू द वैस्कुलर सप्लाई. जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल टीबी है दैट इज ओनली एंड ओनली बेस्ड अपॉन द इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड. मतलब वैस्कुलर सप्लाई जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ हमें मस्कुलोस्केलेटल टीबी ज़्यादा मिलेगा. एंड इसी बात से साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट चिल्ड्रन हैव मोर चांसेस ऑफ tuberculosis as compared to the adults. ठीक है, मतलब children are more prone to musculoskeletal TB. ऐसा इसलिए बिकॉज इन द एज ऑफ 8 to 12 years जब हमारा एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस जो है इट बिगिंस टू फ्यूज तो वहाँ पे जो उनका वैस्कुलर सप्लाई होता है इट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. क्योंकि अगर कोई बोनी फ्यूजन होना है तो दे नीड द हायर एक्टिविटी ऑफ द osteophytes to form the bone. तो इस वजह से यहाँ पे there is an increased vascular supply resulting in increased danger of the spread of infection to the bone. इसी वजह से Mycobacterium tuberculosis का infection के chances are found to be more in children as compared to the adults. The second thing is musculoskeletal TB जो है वो bone में ज़्यादा common होता है as compared to muscles. ऐसा इसलिए बिकॉज बोन की जो ग्रोथ प्लेट्स होती है, जो शाफ्ट होता है या हेड होता है, इट हैज अ मोर सप्लाई ऑफ ब्लड एज कंपेयर टू मसल्स. सो दैट इज व्हाई बोन इज मोर प्रोन टू द ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन एज कंपेयर टू द मसल. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ मस्कुलोस्केलेटल टीबी इज ट्यूबरकुलर मायोसाइटिस. ट्यूबरकुलर मायोसाइटिस हमें नाम से पता पड़ रहा है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल ड्यू टू दी इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई. इट इज़ वेरी अनकॉमन क्योंकि अभी हमने बात की कि जो बोन है इट इज़ मोर प्रोन टू द ट्यूबरकुलोसिस एज कम्पेयर टू द मसल बिकॉज ऑफ मोर ब्लड सप्लाई. तो ये हमें ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ स्पाइनल टीबी. अब स्पाइनल टीबी के केस में क्यों, बिकॉज जो स्पाइनल मसल्स होती हैं, एडजेसेंट मसल्स होती है स्पाइन की, दैट आर इरेक्टर स्पाइने मल्टीफिडस, उनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया एज कंपेयर टू अदर मसल्स इट इज़ वेरी वेरी लेस. तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो जो ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन है दैट इज़ वेरी इजी टू स्प्रेड. तो इसी वजह से वो मसल्स को जल्दी इन्फेक्ट करता है एंड विच रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन कॉल्ड एज मायोसाइटिस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल टीबी. तो अभी तक हमने पढ़ा अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ टीबी, about the musculoskeletal TB, the prevalence and the types of the musculoskeletal TB. Now moving on the second part of the video, that is hip tuberculosis. So अब अगर हम बात करते हैं hip tuberculosis की तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि
हिप ट्यूबरक्लोसिस का ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले जो बोनी इन्वॉल्वमेंट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो कंसिडर दिस एज अ हिप बोन, दिस इज अ एसिटाबुलम, यह हमारा हेड ऑफ फीमर है, ये नेक है, एंड दिस इज द ग्रेटर ट्रोकैंटर एरिया एंड दिस इज शाफ्ट। ओके, सो अगर हम बात करें प्राइमरी साइट्स ऑफ इन्फेक्शंस, दिस इज एसिटाबुलम। अगर यहाँ पे ओरिजिन होता है तो इट इज कॉल्ड एज एसिटाबुलर ओरिजिन। अगर हमारा ओरिजिन यहाँ से होता है इट इज कॉल्ड एज ट्रोकैंट्रिक ओरिजिन, ठीक है। ट्रोकैंट्रिक ओरिजिन इसका नाम इसलिए दिया है बिकॉज इट इज इनिशिएटिंग फ्रॉम द ग्रेटर ट्रोकैंटर। नेक्स्ट इज, अगर ये हेड ऑफ फीमर से ओरिजिन होता है तो इट इज कॉल्ड एज एपीफाइजिल। अब हमें पता है एपीफाइजिल रीजन इज कॉल्ड एज द हेड, इस वजह से इसे एपीफाइजिल ओरिजिन बोला जाता है। और अगर ये नेक रीजन से ओरिजिनेट होता है तो गैस करो क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज मेटाफाइजियल ओरिजिन, ठीक है। मेटाफाइजियल ओरिजिन मीन्स द ओरिजिन ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द नेक। सो अब हम बात करते हैं कि वाई आर ओनली दीज 4 साइट्स मोर प्रोन टू दी टीबी। तो इससे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट का ब्लड सप्लाई होता है थ्रू 2 एनास्टोमोसिस, दैट इज क्रूशिएट एंड दी ट्रोकैंट्रिक। एंड ये दोनों एनास्टोमोसिस जो होते हैं ये बनते हैं विद द हेल्प ऑफ फेमोरल आर्टरी, प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी एंड दी ग्लूटियल वेसल्स। तो ये तीनों वेसल्स मिला के ये दोनों एनास्टोमोसिस बनाते हैं विच सप्लाइज द ब्लड टू द हिप जॉइंट। जो ट्रोकैंट्रिक एनास्टोमोसिस होता है इट इज इन द रीजन ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर, एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस जो होता है इट इज इन द रीजन ऑफ नेक एंड द लेसर ट्रोकैंटर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जो फेमोरल आर्टरी है उसी की ब्रांच है प्रोफंडा फेमोरल आर्टरी, है ना। तो अगर फेमोरल आर्टरी है हम इसको देखें तो इट इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी। हम पहले फेमोरल आर्टरी के कोर्स की बात करते हैं। सो दिस इज द एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी, दिस इज फेमोरल आर्टरी, this is the internal iliac artery and this is common iliac artery which itself is the branch of abdominal aorta. This is abdominal aorta, this is common iliac artery, internal iliac artery, external iliac artery and the femoral artery. तो अगर हम देखें कि जो femoral artery है it comes from external iliac artery which is इन दी स्लोपी ओरिएंटेशन, मतलब एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी का जो ओरिएंटेशन होता है इट इज स्लोप लाइक, ठीक है। और इंटरनल आइलेक आर्टरी जब ब्रांचेस देती है उससे पहले देयर इज अ टर्न इन दी इंटरनल आइलेक आर्टरी, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इन्फेक्शन है जो एब्डोमिनल अॉर्टा से आ रहा है और वो कॉमन आइलेक आर्टरी में जाता है, तो अगर हम देखें कि इंटरनल आइलेक आर्टरी में वो आ रहा है तो वो यहाँ के एक बार के लिए रुक जाएगा बिकॉज देयर इज अ टर्न, है ना, तो इट एक्ट्स एज एन ऑब्स्ट्रक्शन। बट अगर हम एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी की बात करते हैं तो वो इन्फेक्शन नीचे 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 चला जा सकता है आराम से बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज अ स्लो। तो ये इन्फेक्शन ईजिली ट्रांसफर करता है फेमोरल वेसल्स में, ठीक है। तो ये इस वजह से देयर आर मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन टू द हिप जॉइंट बिकॉज femoral artery is the major branch of the external iliac. So now talking about the classification of the hip tuberculosis stages, it was given by Babulkar and Pant. Babulkar and Pant were the two scientists who gave the classification for the stages of the hip tuberculosis based upon the clinico-radiological findings. मतलब उन्होंने describe किया था कि कैसे different stages में hip tuberculosis में progression होता है। So, जो फर्स्ट स्टेज है इट इज दी साइनोवाइटिस, ठीक है। हम बात करें साइनोवाइटिस की तो हमें नेम से पता पड़ रहा है इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन इज द प्राइम साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस इन केस ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। तो अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है तो जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो भी इन्फ्लेम होंगे, जो आसपास के सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज है दे ऑल्सो गेट इन्फ्लेम, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन भी होता है एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन भी होता है। द नेक्स्ट थिंग विच अकर्स इज इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस का इनिशियलाइजेशन इसलिए होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन. ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स इन इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस. द नेक्स्ट थिंग विच अकर्स इज द जॉइंट स्वेलिंग. अब जॉइंट स्वेलिंग क्यों? अभी हमने बात की कि देयर इज एन इन्फ्लेमेशन, और अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है तो डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करेगा. और हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्ट करता है तो जो मैक्रोफेजेस है दे गेट accumulated or they get infected which cause the swelling over a region. तो जो joint swelling है that occurs which results in the change in position of the hip joint. ठीक है, change in position of the hip joint occurs to flexion, abduction and external rotation. अब गेस करो कि ये पोजीशन ही क्यों हुई हिप की? बिकॉज अगर हम देखें तो इस पोजीशन में जो हिप जॉइंट का स्पेस है दैट इज मोर. तो अगर हिप जॉइंट का स्पेस ज्यादा है तो जो स्वेलिंग हो रही थी उस कारण जो पेन हो रहा था पेशेंट को, उस सिम्टम में रिलीफ आता है. सो पेशेंट ट्राइज टू पुट हिज और हर लेग इन दिस पोजिशन टू अवॉइड द पेन. सो द नेक्स्ट थिंग विच अकर्स इज द restriction in the terminal range of motion. restriction in terminal range of motion क्यों होगा? क्योंकि टर्मिनल रेंज ऑफ मोशन के दौरान जब जॉइंट सर्फेसेस बहुत कांटेक्ट में होते हैं, सो दिस इज बिकॉज द जॉइंट ऑफ द जॉइंट स्वेलिंग. जॉइंट स्वेलिंग है तो जॉइंट के सर्फेसेस आर इन मोर कांटेक्ट. ठीक है, तो मतलब वो कंपरेशन करेंगे, मतलब वो जो वहाँ पे पेन रिसेप्टर्स हैं उन्हें एक्टिवेट करेंगे विच विल इंक्रीज द पेन. तो पेशेंट अवॉइड करेगा टर्मिनल रेंज ऑफ मोशन को. सो दिस रिजल्ट्स इन रेस्ट्रिक्शन इन टर्मिनल रेंज ऑफ मोशन. द नेक्स्ट थिंग विच अकर्स इज एंटीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विस. ठीक है, पेल्विस की एंटीरियर टिल्टिंग एक तो क्या कॉज करेगी? इट इंक्रीजेस द लंबर लॉर्डोसिस. एंड द सेकेंड थिंग विच अकर्स इज increased apparent limb lengthening. limb lengthening क्यों हुई? बिकॉज pelvis की anterior tilting है एंड हमारा हिप जो है वो कंपेंसेशन के लिए एक्सेसिव फ्लेक्शन कर नहीं पा रहा है जिससे कि शॉर्टनिंग हो. सो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड apparent limb lengthening. और जो pelvis की anterior tilting है और increased apparent limb lengthening है उसका एक कारण ये भी है, फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन की पोजिशन. इस पोजीशन में फ्लेक्शन इज स्लाइटली मोर देन न्यूट्रल. ऐसा नहीं है कि हिप पूरी तरीके से फ्लेक्स है, बट इट इज स्लाइटली मोर देन न्यूट्रल पोजीशन. ठीक है, सो अगर हम इस स्टेज में पेशेंट का ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो वी कैन गेट द एक्सेलेंट रिजल्ट्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज अर्ली आर्थराइटिस. ये स्टेज में बहुत चेंजेस होते हैं in the hip joint. So the first change which occurs is joint destruction. Joint destruction which is the major change occurring, मतलब कि जो joint की lines होती हैं इनके अंदर डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल इरोजन ऑफ द जॉइंट. ये जो मार्जिनल इरोजन हो रहा है दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज चांसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द प्रोग्रेसिव स्टेजेस. ठीक है, हम इसके बारे में नेक्स्ट स्टेज में बात करेंगे. फिलहाल इसमें जॉइंट डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा होता है एंड जो ऑस्टियोपोरोसिस जो इनिशिएट हुआ था वो प्रोग्रेशन की तरफ जाता है विच रिजल्ट्स इन एक्सेसिव वीकनिंग ऑफ द बोन्स. ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो होती है इट इज द चेंज इन पोजिशन टू फ्लेक्शन, अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन. पहले क्या पोजिशन थी? इट वॉज फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. अब पोजिशन है फ्लेक्शन, अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन. इसका सबसे मेन रीजन है इट इज ड्यू टू दी अडक्टर मसल स्पाज्म. अडक्टर्स में स्पाज्म है तो इट विल कॉज अडक्शन ऑब्वियसली. और अडक्टर्स हमें पता है दे एक्ट एज अ सेकेंडरी इंटरनल रोटेटर्स विच रिजल्ट्स इन द इंटरनल रोटेशन एंड द adductor longus generates a flexion moment, so which results in flexion. So this is the position of the hip which results in slight shortening of the affected limb. ठीक है, shortening of the limb. So this is the one
more change that is occurring. The next change is gluteal muscle wasting. ग्लूटियल मसल्स की वास्टिंग होती है. थोड़ी देर पहले हमने बात की थी अबाउट द एनास्टोमोसिस. वो एनास्टोमोसिस किसके बीच में हो रहा था? बिटवीन द प्रोफंडस, द फेमोरल एंड द फेमोरल एंड ग्लूटियल वेसल्स. तो अगर कोई भी आर्टरी में इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली ग्लूटियल वेसल्स को अफेक्ट करेगा. तो अगर ग्लूटियल वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है तो दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज्ड सप्लाई टू द ग्लूटियल मसल्स. तो ग्लूटियल मसल को अगर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ विच रिजल्टेड इन वास्टिंग. ठीक है. और दूसरा रीजन इसका ये है कि अभी हमने बात की पेल्विस की एंटीरियर टिल्टिंग के बारे में. अगर पेल्विस एंटीरियरली टिल्टेड होता है तो हमारी ग्लूटियल मसल्स जो है दे वर्क मोर टू कीप द पेल्विस इन इट्स न्यूट्रल पोजिशन. तो अगर उनको बार बार वर्क करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, तो दिस रिजल्ट्स इन ओवर यूज atrophy which eventually results in gluteal muscle wasting. So this was the another change. The last change occurring is formation of cold abscess. The third stage of the hip tuberculosis is active arthritis. Active arthritis में वो सारे changes का progression होता है जो कि early arthritis में हुए, जैसे कि decrease in joint space and the erosion is increased. जो एसिटाबुलम का इरोजन है वो भी बहुत इंक्रीज हो चुका होता है. ग्लूटियल मसल वास्टिंग इज फर्दर इंक्रीज. जो न्यू चीज होती है दैट इज ग्रॉस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज. अब ये ग्रॉस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है? इट रिजल्ट्स इन सब पेरिकॉन्ड्रल बोन नेक्रोसिस. सब पेरिकॉन्ड्रल बोन नेक्रोसिस क्या होता है? The area just below the articular cartilage is getting necrotized. अभी हमने बात की थी कि अगर ये joint surface है और ये articular cartilage है, so the area which is just below the articular cartilage it starts getting necrotized. जो कि हमने थोड़ी देर पहले tubercular arthritis में बात की थी कि the sequestra and subperichondral bone necrosis occurs, वो active arthritis की stage में occur होता है. ठीक है. So this was about the active arthritis stage. The next and the most dangerous stage is the advanced arthritis. अब advanced arthritis में क्या होता है? जितने भी अभी तक changes हुए उनकी वजह से destruction of acetabulum या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फेमोरल हेड हो चुका होता है. ठीक है. अब इन दोनों का अगर डिस्ट्रक्शन हो गया है तो व्हाट इट विल कॉज इज इंक्रीज्ड सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ऑफ द फेमोरल हेड. अब फेमोरल हेड किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है? इट गेट्स डिस्प्लेस इन द पोस्टेरो सुपीरियर डायरेक्शन. पोस्टीरियर एंड सुपीरियर डायरेक्शन में फेमोरल हेड गेट्स डिस्प्लेस. अब ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ द इरोजन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर एसिटाबुलर मार्जिन. ठीक है. विच इज वेरी मच कॉमन इन एडवांस्ड आर्थराइटिस एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वॉन्डरिंग एसिटाबुलम. वॉन्डरिंग एसिटाबुलम. एंड इसमें एक और चीज होती है दैट इज प्रोट्रूजन एसिटाबुलाई which is called as the erosion of the roof of the acetabulum which causes the femoral neck displacement. वही बात है कि wandering acetabulum वाली condition होती है because of the protrusion acetabuli. The next thing happening is bursting of the cold abscess. जो early arthritis में abscess formation हुआ था उसकी bursting इस stage में start हो जाती है and pus discharge take place. ठीक है. pus discharge also takes place in this stage. And the next thing is जो position हमने early arthritis में देखी थी flexion, adduction and internal rotation की, वो due to adductor spasm थी. but इस case में it is due to the destruction of iliofemoral ligament along with the adductor spasm. अब destruction of iliofemoral ligament हुआ तो जो हिप जॉइंट है इट वॉज ट्राइंग टू कीप इट्स पोजिशन इन स्टेबल सिचुएशन. तो
तो इस वजह से उसने ये पोजीशन अक्वायर कर ली टू मेंटेन दी स्टेबिलिटी. सो दिस वाज अबाउट द एडवांस आर्थराइटिस एंड इस स्टेज में आके ट्रीटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो सक्सीड हो जाए. ठीक है. सो द नेक्स्ट स्टेज इज विच इज द लास्ट स्टेज कॉल्ड एज एंकाइलोजिंग ऑफ द जॉइंट. एंकाइलोजिंग ऑफ द जॉइंट. तो हमें नाम से पता पड़ रहा है एंकाइलोजिंग मतलब क्या होता है, फ्यूजन. बट एक्चुअल में पूरे जॉइंट का फ्यूजन नहीं होता है. इस केस में होता है इट इज द अबनॉर्मल एडहेशन ऑफ द हिप जॉइंट. तो अबनॉर्मल एडहेशन होता है हिप जॉइंट का जिसमें कि पूरी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जा चुकी होती है. एंड वन मोर थिंग विच इज ऑब्जर्व्ड इज enlarged inguinal lymph nodes. अब ये चीज कौन से स्टेज में ऑब्जर्व होती है? इट इज ऑब्जर्व इन एडवांस्ड आर्थराइटिस. दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ द हिप जॉइंट एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.